हंगामा, हिंसक झड़प। ये तस्वीरें उस हावड़ा के बांकरा की हैं, जहां बीजेपी के मंच पर टीएमसी के कद्दावर बागी नेता नजर आए। लेकिन इसी हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हमले का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा और इस झड़प में कई लोग जख्मी भी हो गए। बंगाल की सियासत में आए दिन हिंसा का तांडव नजर आता है। बीजेपी और टीएमसी की सियासी अदावत में खून भी बह रहा है। हावड़ा में टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा, तो मालदा के हरिश्चंद्रपुर में टीएमसी के बूथ सभापति के घर पर बम से हमला हुआ और इसका इल्जाम बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। जैसी जैसी बंगाल में चुनावी तपिश बढ़ रही है, बंगाल की सियासी फिजा में ऐसी तस्वीरें आम हो चली। आए दिन कहीं न कहीं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़पें हो रही हैं। इस सियासी अदावत में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। ये है दीदी के गढ़ में बीजेपी का हल्ला बोल। ये बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता के खिलाफ बीजेपी का शंखनाद है कि उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती, जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है, जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली की और ममता बनर्जी पर करारा वार किया। जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते ममता जी अब पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। इन दो तस्वीरों से बंगाल की सियासत को समझा जा सकता है। बंगाल में सियासी हवा का रुख बदल रहा है। जो नेता कल तक टीएमसी के साथ थे, अब एक एक करके बीजेपी के पाले में आ रहे हैं। शनिवार को ममता बनर्जी को बड़ा झटका देकर 3 विधायकों समेत 5 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जिन्होंने ममता का साथ छोड़ा है, उनमें ममता सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया, प्रवीर घोषाल समेत हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती और पार्थ सारथी शामिल हैं, जिन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सोनार बांग्ला बनेगा, मोदी बनाना ही है। मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का नेतृत्व में एकदम से बनाना है। देखिए, टीएमसी में हम लोग बहुत आशा लेके आए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, पब्लिक का कुछ सेवा भी नहीं कर पाई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलवाने के लिए टीएमसी के इन दिग्गज नेताओं को विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। इसके बाद फिर शाम को ही ये नेता चार्टर्ड विमान से बंगाल के लिए रवाना हो गए। आज हावड़ा के डोमजोर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अपने मंच पर इन नेताओं को लाकर संदेश साफ किया है कि अब टीएमसी में कोई बचने वाला नहीं। पीछे किसान है, आगे कंटीला व्यू। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तैयारी देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर यानी गाजीपुर की हैं। तिरंगे के अपमान पर आज पीएम ने भी बहुत कुछ बोला, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता हिमांशु ने गाजीपुर बॉर्डर से जो रिपोर्ट भेजी है वो चौंकाने वाली है। हजारों किसान एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर आ चुके हैं, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। तस्वीरें आप देखेंगे तो सामने किसान भी हैं, लेकिन बैरिकेडिंग भी की गई है। 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पहली बार कटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसान अगर दिल्ली इस बार जाना चाहें तो ना जा सकें। आपको बता दूं, आरसीसी की एक दीवार भी दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बार लगाई गई है। अगर किसान ट्रैक्टर लेकर जाएं तो उनको रोका जा सके, और उसकी पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर तैनात है और किसान बार बार अब ये देखने आ रहा है कि किस तरह की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था खासतौर पर बात करें, वो बढ़ाई गई है। कमोबेश हर बॉर्डर पर यही हालात है। इसकी एक और वजह है, ज्यादातर ऐसी सीमाएं जहां किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वहां आसपास के गांव वाले मोर्चा लेकर आ रहे हैं। 3 सीमाओं की तस्वीर एक साथ देखिए।
ये तमाम तैयारियां 26 जनवरी के बाद की गई हैं, क्योंकि आंदोलन को लेकर अब आम लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार बैठे हैं, लेकिन किसानों के बैठने से अब प्रशासन को भी कई तैयारियां करनी पड़ रही, जैसे इंटरनेट बंद कर दिया गया है और कई रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में आसपास जो तमाम लोग रहते हैं उन्हें भी अब कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार हर स्तर पर बहुत गंभीर दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों में 2 बार खुद पीएम ने किसानों को लेकर बयान दिया। 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। पीएम ने मन की बात में आज कई मुद्दों पर बातचीत की। 26 जनवरी को हुई हिंसा की चर्चा की। पीएम के बयान पर किसान नेताओं ने भी पलटवार किया है। नहीं, आंदोलन तो चल रहा ना, ये पहले टूटा था आंदोलन, ना अब टूट रहा है। आंदोलन तो पिछले 70 दिन से चल रहा है। बातचीत बीच में टूट रही थी, उसको बातचीत को जोड़ने की जरूरत है और बात से इसका समाधान निकलेगा। जो बातचीत टूटी उसकी वजह क्या रही, उसका दोष अगर दें किसको दें? अड़ियल रुख सरकार का। सरकार का अड़ियल। अब सरकार सॉफ्ट होती नजर आ रही है। हाँ, सॉफ्ट हो जाएगी तो जब बातचीत होगी पता चल जाएगा। किसान की पगड़ी नहीं झुकने देंगे, ना देश के प्रधानमंत्री को झुकने देंगे, ना किसान की पगड़ी को झुकने देंगे, और जो रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। तिरंगे के अपमान और दिल्ली में दंगे को लेकर 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक स्क्रीनिंग हो रही है। 86 लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं। दिल्ली से पंजाब हरियाणा तक छापेमारी जारी है। पीएम के मन की बात के बाद पुलिस एक्शन और तेज होगा, ये बात तय है। मतलब देश की शान तिरंगे का अपमान करने वाले किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके में ईरान पर शक की सुई उठी, तो धमाके से पहले दूतावास के पास वाली सड़क से गुजरे लोगों की भी लिस्ट बनाई जा रही है। जांच एजेंसियां ब्लास्ट के वक्त 2 घंटे के दौरान आसपास मौजूद रहे 182 लोगों की जानकारी निकाल रही है। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। एक बार फिर एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। वहीं इजरायल की एजेंसी भी जांच में जुटी हुई है। इस धमाके की आगे की जांच अब एनआईए करने वाली है। वहीं धमाके के बाद से बंद इजरायल एम्बेसी के बाहर के रास्ते को खोल दिया गया है, लेकिन ब्लास्ट की जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो क्राइम सीन को टेंट से घेर दिया गया है। इजरायल एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट की जांच को एनआईए को सौंप दिया गया है। इस बीच हम वहां मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इजरायल एम्बेसी से 100 मीटर की ये दूरी है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। ये जो राइट साइड वाला एरिया है जिसे कॉर्डन ऑफ किया गया है टेंट लगाकर। पहले इस पूरी रोड को कॉर्डन ऑफ किया गया था और इन्वेस्टिगेशन के चलते जो एजेंसियाँ थी जिन्होंने शुरुआती तौर पर यहाँ से एग्जिबिट्स जो भी सबूत लिए, उसके बाद इस रोड को खोल दिया गया है। यहाँ से आवाजाही शुरू हो गई है। जाँच टीम ने इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार शाम को हुए ब्लास्ट के समय आसपास के इलाके में एक्टिव मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया है। खुलासा हुआ है कि उस वक्त 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे। वहीं मौके से क्राइम ब्रांच की टीम को आधा जला हुआ लाल रंग का दुपट्टा और इजरायली राजदूत के नाम एक लिफाफा मिला था, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। मंदिर की दीवारों पर छर्रे के निशान, मंदिर के नजदीक हुआ गड्ढा। ये वो सबूत हैं जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की करतूत को उजागर कर रहे हैं। ये राजौरी के कोटधार का काली माता का मंदिर है। शुक्रवार देर रात 1 बजे मंदिर के बाहर जोरदार धमाका सुनाई दिया। धमाके की आवाज पुजारी ने सुनी लेकिन ध्यान नहीं दिया। जब मंदिर की दीवार पर छर्रे के निशान और ब्लास्ट के बाद हुआ गड्ढा नजर आया तो पुलिस को जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार मंदिरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ताजा मामला
राजौरी के कोटधार इलाके से आया है। जब वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला गया तो पता लगा कि एक जोरदार धमाका जो है वो मंदिर के बाहर करने की कोशिश जो है वो वहां पर आतंकियों द्वारा की गई थी, जिसके बाद लगातार इस मामले में वहां पर तफ्तीश जो है वो की जा रही है और किसने वो धमाका किया है उनको यहां पर ढूंढने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर में मंदिर पर हमले की ये तीसरी साजिश है। इससे पहले मेंढर के एक मंदिर पर हमले की साजिश को आतंकियों ने अंजाम दिया था, जिसका खुलासा पुंछ में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इसके बाद कठुआ के हीरानगर में भी किले वाली माता के मंदिर को ग्रेनेड से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। पुंछ में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ था। बॉर्डर पे आपने देखा होगा कि आए दिनों में सीज फायर वायलेशन जो है वो चलता रहता है, तो और इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स भी होती हैं पाकिस्तान की तरफ से। उसके लिए हमारी जो बॉर्डर ग्रिड है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। आर्मी बीएसएफ उसको जो है वो उन हालात पे नज़र रखे हुए है और उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पुलिस के पास पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तानी हैंडलर लगातार जम्मू कश्मीर में अपने मोहरों को आतंक फैलाने के निर्देश दे रहे हैं। इसी साजिश का हिस्सा है मंदिरों पर हमला। दस महीने के बाद एक बार फिर मुंबई में लाइफलाइन लोकल ट्रेन पटरी पर लौटने वाली है। 1 फरवरी से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन का सफर शुरू होने जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार को रेल मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन आम लोगों के लिए सफर शुरू करने के लिए कई गाइडलाइंस तय की गई हैं, जिनके मुताबिक आम जनता को दिन की पहली लोकल चलने से सुबह 7 बजे तक, फिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और उसके बाद रात 9 बजे से आखिरी लोकल चलने तक यात्रा करने की इजाजत दी गई है। करीब 10 महीनों के बाद मुंबई की लाइफलाइन यानी कि मुंबई की लोकल ट्रेन की सेवा अब आम लोगों के लिए शुरू होने जा रही है। सोमवार से यानी कि 1 फरवरी से मुंबई के जो आम नागरिक हैं वो भी लोकल ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार पर लगातार दबाव था कि आम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है अपने ऑफिस जाने में, अपने कामकाज पर जाने में। नए नियमों के मुताबिक यात्री को पहले की तरह ही अब सीजन टिकट दिए जाएंगे। इसके अलावा 22 मार्च 2020 से पहले दिए गए सीजन टिकट में अगर दिन बचे हैं तो उन्हें नए सीजन टिकट में जोड़ दिया जाएगा। 29 जनवरी से मुंबई सबअर्बन नेटवर्क पर हमने 95% कैपेसिटी से गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया है। स्टेशन के जितने एंट्री एग्जिट्स है, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, टिकट विंडोज, ATVM मशीन्स, इनको भी पूरी क्षमता से चलाने के लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें रेलवे को सहकार्य करें और कोविड-19 से संबंधित सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। आम जनता के लिए ट्रेन शुरू करने को लेकर रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। करीब 95% लोकल ट्रेन शुरू हो चुकी है। एक बार फिर सिनेमा हॉल में रौनक लौटने वाली है। जैसे जैसे देश में कोरोना का गेम ओवर हो रहा है, पहले की तरह जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत 1 फरवरी से तमाम सिनेमा हॉल 100% कैपेसिटी के साथ खुलने वाले हैं। 1 फरवरी से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स पूरी स्ट्रेंथ के साथ चल सकेंगे। इसके लिए सरकार ने नई SOP जारी कर दी है। नई SOP के तहत जो कॉमन एरिया है, जो फूड कोर्ट एरिया है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। ये भी उसमें चेताया गया है कि किसी भी स्थिति में अगर आपको खांसी या छींक आती है तो आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे और उस टिश्यू पेपर को भी आप इधर उधर नहीं फेंकेंगे। हालांकि कुछ गाइडलाइंस भी तय की गई हैं, जिनके मुताबिक हॉल, वेटिंग रूम और कॉमन एरिया, यहां तक कि सिनेमा हॉल या थिएटर के बाहर भी हमेशा लोगों के बीच 6 फीट की दूरी रखनी होगी। हॉल के अंदर एंट्री करने वालों को फेस कवर, शील्ड या फेस मास्क पूरे समय तक पहनना होगा। हॉल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट और कॉमन एरिया में टच फ्री मोड में हैंड सैनिटाइजर रखना पड़ेगा। देश भर में कोरोना के चलते सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन आपको बता दें 1 फरवरी से 100% की क्षमता के अनुसार अब सिनेमा घरों में लोगों को अनुमति दे दी गई है। यहाँ पर यदि कोई दर्शक पहुँचता है तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर नापा जाएगा, आपको एंट्री मिलेगी और अंदर से यहाँ पर उसके बाद में आपको सैनिटाइज करना होगा। वहीं OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के कंटेंट को लेकर बहुत जल्द सरकार कानून ला सकती है, ताकि वेब सीरीज की वजह से बढ़ रहे विवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। OTT पर चलने वाले कुछ सीरियल्स के बारे में
बहुत सारी शिकायतें सभी वर्गों से आई है, उसका संज्ञान लिया है। और जैसे आपको मालूम है, अभी तक ये आईटी कानून के दायरे में था और है, लेकिन अब जो न्यूज़ कंटेंट का पार्ट है, ओटीटी की फिल्में हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले कार्यक्रम हो, तो अब एक सुचारू व्यवस्था जल्दी घोषित होगी। पूरी दुनिया में चीन ने कोरोना फैलाया। वुहान से कोरोना का वायरस निकलकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया, लेकिन चीन इस सच को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलता रहा। लेकिन अब चीन का ये झूठ ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब WHO की टीम एक्शन में आ गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई में चीन गई एक्सपर्ट्स की एक टीम वुहान पहुंची। टीम ने उस सी फूड मार्केट में जांच की जहां पहली बार कोरोना वायरस मिला था। इस मार्केट में जाकर ये टीम सबूत जुटा रही है, पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर वुहान में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जानलेवा कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्योंकि 31 दिसंबर 2019 को रहस्यमयी निमोनिया के 4 केस मिलने के बाद इस मार्केट को रात भर में बंद किया गया था। इसके बाद जनवरी के आखिर में वुहान में लॉकडाउन लगाया गया। ये 76 दिन तक चला, लेकिन चीन बार बार ये राग अलाप रहा है कि कोरोना का जनक वुहान नहीं है, और साल भर तक चीन ने जांच टीम को इजाजत नहीं दी। लेकिन अब चीन ज्यादा दिन तक अपनी गर्दन को बचा नहीं पाएगा। मंत्रोच्चार, भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तों की भीड़, हर तरफ हो रही जय जयकार। भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा जब आंध्र प्रदेश के विजयनगरम पहुंची तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। राम तीर्थम मंदिर में जिस मूर्ति को उपद्रवियों ने तोड़ दिया था, उसकी जगह नई मूर्ति स्थापित की गई। इसके लिए राम, सीता और लक्ष्मण की नई मूर्ति लाई गई। तो पुजारियों और अधिकारियों ने मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति को स्वीकार किया। इस मंदिर में कुछ दिनों पहले उपद्रवियों ने 400 साल पुरानी मूर्ति को खंडित किया था, जिसके बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थापन ने काफी समय में मूर्तियों को तैयार कर धर्मस्व विभाग के हवाले किया। मूर्तियों को सुरक्षा के बीच एक विशेष कंटेनर से विजयनगरम लाया गया और आंध्र प्रदेश धर्मस्व विभाग को सौंप दिया गया। इसके बाद तीनों मूर्तियों को एक विशेष जुलूस में मंदिर में ले जाया गया और भक्तिमय माहौल के बीच तीनों मूर्तियों की स्थापना की गई। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की 3.5 फीट ऊंची मूर्तियों को बनाने के लिए तमिलनाडु के महाबलीपुरम और कांचीपुरम के बीच पटिमला कुप्पम में स्थित एक खदान से लाए गए काले ग्रेनाइट का उपयोग किया गया। तीनों मूर्तियों को 12 दिनों के भीतर तराशा गया है। इन मूर्तियों की स्थापना के साथ ही उन उपद्रवियों को भी करारा जवाब मिल गया जिन्होंने हिंदू आस्था पर चोट करने की साजिश को अंजाम दिया था।